I am Dr. Ravishankar Vyas, lecturer in EFM Commerce, Mangilal Bagdi, Government College, Nokha, Bikaner, BCom पार्ट सेकेंड का यह चैप्टर है जिसका नाम है मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार आज विशेष महत्व रखने लगा है क्योंकि मुद्रा की आवश्यकता है वो ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों को ऋण के रूप में राशि की आवश्यकता है। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक और मौद्रिक नीति के अंतर्गत रिजर्व बैंक ने RRR, RRR, SLR, CR, MSF आदि की रेट में कमी की है और लोगों को अधिक से अधिक ऋण दिए जाएं इसकी कोशिश की गई है। तो इस दृष्टि से वर्तमान में कोविड-19 की समस्या को हल करने के लिए और उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के अंतर्गत मुद्रा बाजार में काफ़ी उदारता का माहौल दिखाई दे रहा है और मुद्रा की जो आवश्यकता है वो सभी लोगों को पड़ती है। कुछ के पास फंड सरप्लस में होते हैं, कुछ लोगों को व्यापार, उद्योग, अन्य कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा बाजार का वर्तमान में महत्व बढ़ गया है। आज हम देखते हैं कि पिछले 7-8 महीनों से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। GDP में गिरावट आई है और व्यापारिक गतिविधियां हैं सही ढंग से संचालित नहीं हो रही है। इसलिए मुद्रा बाजार का अध्ययन करना आवश्यक है। तो मुद्रा बाजार का अर्थ बताने से पहले आपको मैंने अच्छी तरह समझाने के लिए बाजार का अर्थ पहले नंबर पेज पर लिखा है कि वह संपूर्ण क्षेत्र जिसमें क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं और उनमें प्रतिस्पर्धा होती है और एक ही कीमत देने की प्रवृत्ति होती है। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि मुद्रा बाजार के अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि मुद्रा के क्रेता और विक्रेता मुद्रा का लेन देन करते हैं। अब मुख्य बात क्या हुई? यह हुई कि मुद्रा का लेन देन करने वाले व्यक्ति हैं वो मुद्रा बाजार में शामिल होंगे। अब आप ये देखिए कि वास्तविक स्थिति यह है जो कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि मुद्रा बाजार अल्पकालीन मौद्रिक संपत्तियों की क्रय विक्रय का केंद्र है। तो दोबारा आप अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। हर हाल में पक्का ध्यान रखना पड़ेगा कि मुद्रा बाजार में अल्पकालीन लेन देन होंगे। दोबारा सुन लीजिए, मुद्रा बाजार केवल वह है जिसमें मुद्रा का लेन देन केवल अल्पकाल के लिए होगा, जबकि पूंजी बाजार है उसमें क्या किया जाएगा? दीर्घकालीन फंड्स हैं उनका क्रय विक्रय होता है। तो मुद्रा बाजार में मुद्रा का क्रय विक्रय और पूंजी बाजार में दीर्घकालीन निधियों का क्रय विक्रय होता है। ये दोनों में डिफरेंस समझना होगा। अगली बार मैं आपको पूंजी बाजार के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मुद्रा बाजार का मतलब सिर्फ अल्पकालीन कारोबार है जिसमें मुद्रा का लेन देन होता है। अतः यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार कोई हेड एंड टेल नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के चिपका हुआ भाग है। तो हेड है वो मुद्रा बाजार है और टेल है वो पूंजी बाजार है। अब बात ये है कि मुद्रा बाजार का अर्थ आपको याद नहीं हो तो काम नहीं चलेगा। काम नहीं चलेगा इसका मतलब ये है कि हमें हर हाल में मुद्रा बाजार का अर्थ याद रखना पड़ेगा कि मुद्रा बाजार में मुद्रा के क्रेता और विक्रेता मुद्रा का लेन देन करते हैं और केवल अल्पकाल के लिए करते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए और हर वक्त ध्यान में रहना चाहिए कि मुद्रा बाजार मतलब मुद्रा का अल्पकाल के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। अब हम देखते हैं
कि मुद्रा बाजार के कार्य है। अब एक पहली बात बहुत अच्छी और समझने योग्य है कि जब हमें अर्थ समझ में आ गया तो बाकी काम काफ़ी कुछ सरल हो जाएगा। अब आप जानते हो सब कि इसमें मुद्रा का लेन देन होगा। मुद्रा का मतलब है नोट और सिक्के आएंगे। नोट और सिक्के आएंगे तो उसमें सीधा संबंध किसका होगा? रिजर्व बैंक का होगा। सीधा संबंध किससे होगा? व्यापारिक बैंक से होगा। सीधा संबंध किससे होगा? जो पैसे उधार देने वाली संस्थाएं हैं उनसे होगा, या उन व्यक्तियों से होगा जो उधार लेन देन का काम करते हैं। तो इससे अब कार्य समझने में अपने को बड़ी सुविधा रहेगी। तो पहला पॉइंट है मुद्रा बाजार के कार्य के अंतर्गत ऋणी और ऋणदाता के बीच संबंध स्थापित करना। अब आप देखते होंगे कि मुद्रा बाजार के द्वारा एक व्यक्ति ऋण लेना चाह रहा है और दूसरा व्यक्ति ऋण देना चाह रहा है। लेने वाला इसलिए ले रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, और देने वाला इसलिए देना चाह रहा है कि उसके पास सरप्लस पैसे हैं तो उसको ब्याज मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में पूंजी की कमी होती है, उसको पूर्ति करने के लिए मुद्रा बाजार ऋणी और ऋणदाता के बीच में संबंध स्थापित करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि मुद्रा बाजार है वो मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में सहायक है। मौद्रिक नीति का मतलब है रिजर्व बैंक द्वारा घोषित नीति। रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में दो पॉइंट आते हैं, एक गुणात्मक शाख और एक मात्रात्मक शाख, जिसमें रिजर्व बैंक मुद्रा की मात्रा घटाती बढ़ाती है और गुणात्मक शाख के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करती है। अब हम देखते हैं कि मौद्रिक नीति है तो ये रिजर्व बैंक और मौद्रिक अधिकारियों द्वारा संचालित होती है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि मुद्रा बाजार का महत्व काफ़ी कुछ है। मौद्रिक नीति की कुशलता पर निर्भर करता है, और मौद्रिक नीति की कुशलता किससे होगी? मुद्रा बाजार से होगी। मुद्रा बाजार से क्यों होगी? कि रिजर्व बैंक को ने जो आदेश दिए हैं या निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से व्यापारिक बैंक कार्य करेगी और उन विभिन्न शर्तों की पूर्ति करने वाले लोगों को ऋण मिलेगा, जिससे मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन होगा। दूसरा है उद्योग व व्यापार के लिए ऋण। हम देखते हैं कि उद्योग और व्यापार के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। इसके लिए व्यापारिक क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में वित्तीय बिल, व्यापारिक विपत्र के द्वारा चालू पूंजी की आवश्यकता के लिए पूर्ति की जाती है, ताकि रूटीन के जो व्यय होते हैं कच्चे माल आदि के लिए, वो पैसे बैंक से उधार लेकर माल बनाकर बेचकर पैसे प्राप्त करेंगे, फिर उसका बाद प्रॉफिट होगा, फिर वो उस ऋण को चुका देंगे। तो इससे उद्योग और व्यापार को वित्त की पूर्ति होती है। अल्पकालीन निधियों का विनियोजन है तो मुद्रा बाजार में व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन कोषों के विनियोजन हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंक मुख्यकर्ता अपने जमाकर्ताओं से धन प्राप्त करते हैं, अतः वे अधिकतम तरलता की दृष्टि से अल्पकालीन व सुरक्षित परिसंपत्तियों को खरीदना चाहते हैं जिसे आसानी से बेचा जा सके। बैंकों की ऐसी परिसंपत्तियां मुद्रा बाजार व बिल बाजार में प्राप्त हो जाती है। अगला पॉइंट है सरकार को सहायता है। तो मुद्रा बाजार के द्वारा सरकार को अल्पकालीन वित्त की सुविधा प्राप्त होती है। प्राय सभी देशों में सरकारें हैं कोषागार बिलों के जरिए ये सुविधा का लाभ उठाती है। फिर है मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन। वास्तव में मांग और पूर्ति में संतुलन के बिना अर्थव्यवस्था बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसी स्थिति में मुद्रा बाजार है मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन बनाता है, जिससे कीमतों में स्थिरता लाई जा सकती है। लास्ट है पूंजी का निर्माण। पूंजी निर्माण को यूँ समझ लीजिए कि एक टेबल घर पर पड़ी है तो वो पूंजी है, लेकिन वही टेबल व्यवसायी अपनी दुकान में लगाता है और उस टेबल का उपयोग अपने माल को क्रय विक्रय करने, बिल और बनाने आदि के रूप में काम में लेता है, तो वो टेबल संपत्ति नहीं होकर पूंजी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पूंजी निर्माण का मतलब है लाभों को री इन्वेस्ट करना। तो लाभों का री इन्वेस्टमेंट भी किससे होता है? पूंजी बाजार से होता है। तो अब हम देखते हैं भारतीय मुद्रा बाजार की स्थिति है कि द्विशासिता है।
कि इसमें एक संगठित क्षेत्र है और दूसरा असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र में ब्याज की दरें ऊंची होती है और ऋण है वो देशी बैंकर साहूकार देते हैं, जबकि संगठित क्षेत्र में रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, समूह के बैंक, वाणिज्यिक बैंक, विदेशी विनिमय बैंक आदि शामिल होते हैं। फिर है अंतर बैंक। भारतीय मुद्रा बाजार में अंतर बैंक मांग का मुद्रा बाजार में महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि इस बाजार में प्रयुक्त राशि की मात्रा बैंकों की जमा साधनों की तुलना में अधिक नहीं है, लेकिन यह मुद्रा बाजार का सबसे अधिक संवेदनशील भाग होता है। तीसरा पॉइंट है ब्याज दरों में भिन्नता, कि भारतीय मुद्रा बाजार में ब्याज दरें अलग है। संगठित मुद्रा बाजार में ब्याज की दरें नीची है, असंगठित मुद्रा बाजार में ब्याज की दरें ऊंची है। फिर है बिल बाजार। तो भारत में बिल बाजार का अभाव है। रिजर्व बैंक ने 1970 में बिल बाजार की स्थापना की, लेकिन भारतीय मुद्रा बाजार में व्यापारिक बिल लिखने और उनकी पुनः कटौती कराने आदि संबंधी कार्य बहुत कम हैं। फिर है विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का अभाव, कि मुद्रा बाजार में स्वीकृति गृह और कटौती गृह नहीं है, जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क आदि में बिलों की स्वीकृति और कटौती की जाती है। फिर अगला छठा पॉइंट है सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाओं की प्रचुरता, कि भारतीय मुद्रा बाजार में सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाएं क्या है, काफ़ी संख्या में ज़्यादा हैं। फिर नेक्स्ट सातवां पॉइंट है रिजर्व बैंक पर सीमित निर्भरता, की भारतीय मुद्रा बाजार है वो रिजर्व बैंक है पर सीमित निर्भर है, क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कोई भी प्रकार की समस्या होती है तो अंतिम रूप से रिजर्व बैंक उसमें हस्तक्षेप करती है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि कई बैंकों की स्थिति खराब हुई, तो ऐसी स्थिति में स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक ने मिलकर उन बैंकों की स्थिति को सुधारने का कार्य किया। अब है अगला समाशोधन का अभाव। समाशोधन वाली बात है तो ये ट्रेडिशनल पॉइंट पिछले वर्षों से चला आ रहा है। आजकल समाशोधन की इतनी समस्याएं नहीं आती है, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा आसानी से समाशोधन हो सकता है, लेकिन समाशोधन का प्रमुख रूप से कार्य है SBI की हेड ब्रांच के पास होता है। फिर लास्ट पॉइंट है प्रमाणित हुंडियों का अभाव, कि मुद्रा बाजार में असंगठित भाग में अधिकांश लेन देन हुंडियों के माध्यम से होता है। हुंडियाँ प्राय क्षेत्रीय भाषा में लिखी जाती है। इसके प्रारूप में भिन्नता पाई जाती है। मुद्रा बाजार में प्रमाणित हुंडियों के अभाव के कारण उनकी स्वीकृति या कटौती करने में कठिनाई उत्पन्न होती है और कानूनी प्रक्रिया क्या हो जाती है, थोड़ी जटिल हो जाती है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंग या घटक है तो उसके अंतर्गत देखते हैं कि व्यक्तियों के आधार पर एक ऋण लेने वाला होगा, एक ऋण देने वाला होगा। संगठन के आधार पर देखेंगे तो संगठित होगा और असंगठित होगा। संगठित में तो रिजर्व बैंक, व्यापारी बैंक और अन्य RBI एक्ट के अंतर्गत शामिल है वो आ जाएंगे, जबकि असंगठित में साहूकार, महाजन आदि शामिल हो जाएंगे। फिर मुद्रा बाजार का तीसरा अंग है उप बाजार, जिसमें पहला है मुद्रा मांग बाजार। मुद्रा मांग बाजार के अंतर्गत है हम ये महसूस करते हैं कि मांग के आधार पर मुद्रा की पूर्ति होती है। खजाना बिल बाजार है तो उसमें खजाने के आधार पर बिल बनते हैं। व्यावसायिक बिल बाजार है, इसमें व्यापारिक क्षेत्र में बिल बनाए जाते हैं। अन्य बाजार के अंतर्गत है जमा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, व्यापारिक पत्र दिए जाते हैं, FD के रूप में राशि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। अब भारतीय मुद्रा बाजार के अंग के बाद हम देखते हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार है उसके दोष हैं। पहला असंगठित मुद्रा बाजार, कि एक गरीब आदमी है वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। और आप जानते होंगे कि मुद्रा कुछ लोगों के पास सीमित है और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा मुद्रा की मात्रा है। तो भारत में लगभग 50 से 60% लोग हैं
वो बैंक ट्रांजैक्शन करने की बजाय साहूकार, महाजन, सराफ आदि से सोना चांदी गिरवी रखकर ऋण लेते हैं और ऐसी स्थिति में परिस्थिति के अनुसार उनकी ब्याज की दर है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। इससे परेशानी उत्पन्न होती है और उनको ऊंचा ब्याज देना पड़ता है। फिर सहयोग व समन्वय का अभाव कि भारत में मुद्रा बाज़ार है, उसमें मुद्रा बाज़ार के लिए आवश्यक सहयोग की सुविधाएं हैं वो नहीं हैं और मुद्रा बाज़ार में परस्पर प्रतिस्पर्धा की स्थिति पाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि मुद्रा बाज़ार के दोष के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है ब्याज दरों में भिन्नता। ब्याज दरों में भिन्नता का भी आपको बहुत अच्छी तरह से ज्ञान हो गया होगा कि संगठित क्षेत्र की ब्याज दरें कम होती है, असंगठित क्षेत्र की ब्याज दरें ज़्यादा होती है। फिर विकसित बिल बाज़ार का अभाव। भारत में बिल बाज़ार का उपयोग नहीं के बराबर होता है, बिलों में लेन देन नहीं होता है। फिर मौसमी मुद्रा की कमी कि फसल करते समय, फसल बोते समय किसानों को ऋण नहीं मिलता है। नया उद्योग व्यापार स्थापित करने वाले को भी काफ़ी परेशानी होती है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि भारतीय मुद्रा बाज़ार में समस्याएं काफ़ी है। फिर छठा पॉइंट है बैंकिंग सुविधाओं का अभाव। भारतीय मुद्रा बाज़ार में बैंकों की सुविधा कम है, 5000 लोगों पर एक बैंक की शाखा है। ऐसी स्थिति में मुद्रा बाज़ार के अंतर्गत हम देखते हैं कि बैंक की सुविधा नहीं मिल पा रही है। आम आदमी बैंक के कार्यालय जाने के बजाय किसी साहूकार, महाजन या रिश्तेदार से ऋण लेना पसंद करता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है विशिष्ट संस्थाओं का अभाव। भारत में स्वीकृति गृह, कटौती गृह आदि की सुविधा नहीं है, क्योंकि बिल लिख दिया जाए तो उस बिल की वैल्यू तब होती है जब स्वीकृति गृह की मुहर होती है। तो उस स्थिति में अगर वो व्यक्ति बिल का भुगतान नहीं करेगा तो स्वीकृति गृह भुगतान करेगा। इसी तरह कटौती गृह भी नहीं है कि बिल स्वीकृत हो गया तो उसकी कटौती करवा सकते हैं, हाथों हाथ पैसे ले सकते हैं, भविष्य की तारीख को पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती और स्वीकृति गृह और कटौती गृह को शुल्क देकर हाथों हाथ क्या कर सकते हैं, भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सुविधाएं भी भारतीय मुद्रा बाज़ार में नहीं है। इस तरह भारतीय मुद्रा बाज़ार है, इसके काफ़ी दोष हैं। संक्षेप में आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय मुद्रा बाज़ार का आप अर्थ पक्का याद कीजिए, इसकी विशेषताएं याद कीजिए, फिर इसके अंग याद कीजिए और फिर इसके दोष हैं, इसके विपरीत साइड में जब हम लिखेंगे दोषों को दूर करने के उपाय, तो जो दोष है उससे उल्टा पॉइंट हो जाएगा ना, वो मुद्रा बाज़ार को व्यवस्थित करने के उपाय के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। अब आपके लिए मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ जिनका हल आप 5-7 दिन में करके व्हाट्सएप से भेजेंगे। पहला प्रश्न है वित्तीय बाज़ार क्या है। दूसरा प्रश्न है मुद्रा बाज़ार का अर्थ बताइए। तीसरा प्रश्न है मुद्रा बाज़ार पूंजी बाज़ार में प्रमुख अंतर क्या है। चौथा प्रश्न है मुद्रा बाज़ार के अंग बताइए। पांचवा है मुद्रा बाज़ार के कार्य क्या है। छठा प्रश्न है मुद्रा बाज़ार की स्थिति क्या है। फिर मुद्रा बाज़ार की विशेषताएं, दोष बताइए। और अंत में आपने मेरी बात है ढंग से सुनी है, समझी है और इसको आप कंठस्थ याद करने की कोशिश करें। इन प्रश्नों का उत्तर व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से समराइज करें और याद करके और इनका उत्तर लिखकर मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुद्रा बाज़ार है वो मुद्रा के लेन देन का कार्य करता है, जिसमें व्यापारिक बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाएं, राजस्थान में जैसे एयू बैंक है वो भी किस में आ जाएगी, मुद्रा बाज़ार में, वो अल्पकाल के लिए लेन देती है। तो हमें मुद्रा बाज़ार के बारे में ये पक्का याद रखना है कि अल्पकाल के लिए मुद्रा का लेन देन होगा। फिर इसकी विशेषताएं पक्की याद करनी पड़ेगी, अंग याद पक्के करने पड़ेंगे, इसके दोष याद करने पड़ेंगे
और इसके सुझाव दोस्तों के अनुसार ही होंगे। तो थोड़ा सा आप पॉइंट है बैठकर 7-7, 8-8 पॉइंट है उनको पक्का याद करते हैं तो मुद्रा बाज़ार को आपको स्पष्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।